मुरादाबाद के कैंडिडेट जनाब हाजी शहाबुद्दीन साहब, मंडल अध्यक्ष जनाब अबू आलम साहब, जनाब साजिद सैदी साहब, जिला अध्यक्ष जकीर आइनी साहब, मंडल सचिव जनाब वजादुल्ला खान साहब, मुबीन साहब, जनाब सलीम साहब और यहाँ पे तशरीफ लाए हुए मुरादाबाद एतराफ कनाफ से गयूर अवाम दोस्तों, ये आपके दरमियान में इंतखाबी जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हो रहा है, जिसमें आपके कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी तशरीफ फरमा। 2017 का असेंबली इलेक्शन, बहुत सारी सियासी पार्टियां हमारे दरमियान में, कोई नल लेकर के, कोई पंचर साइकिल लेकर के, कोई खूनी पंजे से हाथ मिला करके, कोई डूबते हुए कमल को लेकर के हमारे दरमियान में आकर के हमारे वोटों की भीख चाहता। लेकिन सवाल यह है, हमें यह तय करना है आने वाली 15 तारीख को कि हमें वोट किसको करना है और क्यों करना है। आपका वोट, उसकी कीमत का अंदाजा आपको नहीं है। आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, किसी के कहने पर, किसी की बातों में आकर हमें एक जो मौका अल्लाह ने दिया है, हम उस मौके को गंवा देते हैं और अपने वोट को ले जा करके उन लोगों की झोली में डाल देते हैं, हमें 70 साल से बेवकूफ बना रहे। ये आपका वोट, मैं आपको बता दूं, पहले किसी भी इलाके को, किसी भी जिले को, किसी भी विधानसभा को जीतने के लिए किसी वक्त में अपनी जान देनी पड़ती थी, जानें लेनी पड़ती थी, तब जाकर के लोग इलाके को फतेह कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। जमहूरियत में आपके वोट की जो ताकत है, आप अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करके किसी विधानसभा को जीत सकते हैं, किसी लोकसभा को जीत सकते हैं, किसी सूबे को जीत सकते हैं। यह आपके वोट की ताकत है। मेरे दोस्तों, आने वाली 15 तारीख को आपको यह तय करना है कि 5 साल तक हमारा नुमाइंदा जो हमें बेवकूफ बनाता रहा, जिस पार्टी के नुमाइंदों ने हमें बेवकूफ बनाया, क्या हमें फिर उसी पार्टी के नुमाइंदे को चुनना है या इस मर्तबा थोड़ा कुछ अलग करना है। ये मुल्क आजाद हुआ, इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपने इस वतन अजीज को अंग्रेजों से आजाद करवाया। जब ये मुल्क आजाद हुआ, इस मुल्क के अंदर 2 सियासी पार्टियां थी, एक कांग्रेस पार्टी, दूसरी मुस्लिम लीग। लेकिन इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत ने मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना, मुस्लिम लीग के कायदीन को अपना कायद नहीं माना, कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, नेहरू को अपना कायद माना, इंदिरा को अपना कायद माना, राजीव को अपना कायद माना, सोनिया को अपना कायद माना। अब कह रहे पप्पू को भी तुम अपना कायद मानो, लेकिन हम इंशाअल्लाह मानने को तैयार नहीं है। 70 सालों तक हमने इन्हें वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठाया। लेकिन जब ये मुल्क आजाद हुआ, इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत सरकारी नौकरियों में 34% थी, लेकिन आज
हमारे हालात कैसे हैं। आज के अंदर सरकारी नौकरियों में हमें 1% है। आज जो लोग ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक फिरका परस्त जमात है, आज जो लोग हम पे ये इल्जाम देते हैं कि हम आए हैं तो बीजेपी को फायदा होगा, आज जो लोग हम पे ये इल्जाम देते हैं कि हमारे कायद एक क्रिमिनल लीडर है, आज जो हम पे इल्जाम लगाते हैं, मैं उन नामनिहाद सेकुलर चपरासियों से पूछना चाहूंगा, इस मुल्क को खूबसूरत बनाने में हमने भी अपना योगदान दिया, इस तिरंगे को बनाने के लिए हमने भी अपना योगदान दिया, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए हमने 70 सालों से इन्हीं नामनिहाद सेकुलर पार्टियों को वोट किया। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आज हम सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है तो क्या उसके जिम्मेदार हमारे कायद हैं? क्या उसकी जिम्मेदार हमारी जमात है? अरे जिम्मेदारी तो तुम्हारी बनती थी कि हमने तुम्हें इख्तियार की कुर्सियों पर बैठाया। हमने ये नहीं कहा था तुम आसमान से तारे तोड़ करके लाके हमें दे दो, तुम तुम्हारी जायदाद हमारे नाम कर दो। हमने तो ये कहा था कि आइन में जो हुकूक हमें दिए गए हैं वो हुकूक हमें भी मिलने चाहिए, यही कहा था ना हमने। लेकिन आज चाहे वो राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो कुंटू कमीशन की रिपोर्ट हो, सारी रिपोर्ट को आप इकट्ठा कर लीजिए। सारी रिपोर्ट ये कहती है कि इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत इस वक्त दलित से बदतर जिंदगी गुजार रही है। आखिर क्यों? 1000 साल हुकूमत करने वाला आज 70 साल इस आजाद हिंदुस्तान में अगर दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? कोई एक बार मिनिस्टर बनता है तो उसकी 3 पीढ़ी बैठ करके खाती। कांग्रेस के लोग, समाजवादी के लोग एक बार कैबिनेट में मंत्री बनते हैं तो 3 पीढ़ी बैठ कर खाती। 1000 साल हुकूमत करने वाला 70 सालों में दलित से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सारी रिपोर्ट यही कहती। हमने इनको वोट दिया। आप बताइए मुझे, आज ये हमारे दरमियान में आकर के ये कहते हैं कि आप फिर मुझे वोट कीजिए, मैं तुम्हारे बच्चों की तालीम का इंतजाम करूंगा। आप मुझे फिर वोट दीजिए, मैं गरीब बच्चों को घी देने का काम, मिल्क पाउडर देने का काम करूंगा। 2012 का मैनिफेस्टो मैं लेकर के घूम रहा हूं। अखिलेश यादव 2017 का कह रहे 2012 में हक के सारे वादे हमने पूरे किए, अब नए इरादे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, रिजर्वेशन का वादा कहां गया अखिलेश यादव जी? मुस्लिम इलाकों में उर्दू मीडियम स्कूल खोलने की बात कही थी। आपको अफसोस होगा जिस सूबे के अंदर 4 करोड़ आबादी आपकी है वहां पर एक भी उर्दू मीडियम के स्कूल नहीं है। यह अफसोस की बात। और अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने वादा किया था कि 2012 में अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है तो हम उर्दू मीडियम के स्कूल खोलेंगे। और एक वादा किया था, जो भी निर्दोष आतंकवाद के मुकदमे में जेलों के अंदर डाले गए हैं उन्हें छोड़ने का वादा किया था। आप मुझे बताइए, किसी एक को छोड़ा गया? नहीं छोड़ा गया मेरे भाई। इनकी सरकार बनी 2012 में। सबसे पहला दंगा प्रतापगढ़ के अंदर हुआ। एहसान गांव में 52 घर नजर आतिश कर दिए गए। इल्जाम किसके ऊपर लगा? समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर। हम लोग भाग करके दूसरे दिन वहां गए। 250 परिवार, 250 लोग, उनके बदन पे जो कपड़े थे वो कपड़े पहन करके उस गांव को छोड़ करके भागे। एक पुलिस वाले ने मुझे बताया कि शौकत भाई 4 घंटे डीएम और एसपी की मौजूदगी में इस गांव को लूटा गया है, उसके बाद हवाले कर दिया गया। आप बताइए मुझे, आज जो लोग
उसी गांव की इंक्वायरी डीएसपी जियाउल हक साहब कर रहे थे। राजा भैया ने 4 मरतबा उनको बुलाया, लेकिन डीएसपी जियाउल हक राजा भैया की दरबारी करने नहीं गए। नतीजा क्या हुआ? देवरिया के रहने वाले डीएसपी जियाउल हक को भी मरवा दिया गया। उनकी बीवी परवीन आजाद ने इल्जाम लगाया, आपने भी देखा होगा टीवी स्क्रीन पर, कि मेरे शौहर को किसने मरवाया? राजा भैया ने। 20 साल बाद आपके दरमियान से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक डीएसपी बन करके आया था और उसे भी मरवा दिया गया। ये गुंडे और माफियाओं की सरकार विकास की बात करते हैं, इनकी सरकार में ये पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, तो आवाम की सुरक्षा की गारंटी क्या लेंगे? आप बताइए। और ये फिर हमारे दरमियान में आए और कहते आप मुझे फिर वोट खींचिए। 2013 में क्या हुआ? मुजफ्फरनगर का दंगा, मां सामने बेटी की इज्जत लूटी, बेटी के सामने मां की इज्जत लूटी, 70 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ और समाजवादी पार्टी का एक भी लीडर समाजवादी पार्टी का मुजफ्फरनगर नहीं गया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने बुला करके ये कहा था समाजवादी पार्टी के लीडरों से, मिनिस्टरों से कोई मुजफ्फरनगर नहीं गया। आजम खान कुछ लोगों को लेकर के सैर करने टर्की चले गए, मिस्र चले गए और कहां चले गए। बाकी जो बचे हुए थे मुलायम सिंह उनको लेकर के सैफई में बैठ करके नंगा डांस देख रहे थे। आप बताइए मुझे, सारे लोगों की जबानों पे ताला क्यों लग गया था? मेरे भाई, समाजवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नौकरी औकात नहीं है कि वो अपने मालिक के खिलाफ बोल सकेगा। अब आपको ये तय करना है कि आपको नौकर चुनना है, आपको डीलर चुनना है, ये आपको लीडर चुनना है, आपको अपना खादिम चुनना है। क्या चुनना है मेरे भाई? आप अपना खादिम चाहते हैं या सही के तबेले का नौकर चुनना चाहते हैं? 15 तारीख को ये फैसला आपको करना है। आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी के लोग, आज जो लोग कहते हैं कि हमने ये दिया, वो दिया, लैपटॉप दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, हमें बेरोजगारी भत्ते की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार की जरूरत है। आप हमें रोजगार दे दो, सरकारी नौकरी दे दो, हम लैपटॉप भी खरीद लेंगे, टैबलेट भी खरीद लेंगे, स्मार्टफोन भी खरीद लेंगे, हम अपने घर का खर्च भी चला लेंगे। हमें जरूरत नहीं है। एक मुनज़्ज़म मंसूबा बंद साजिश के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी अक़लियत जहां पर रहती है वहां पर दंगे करवाए गए और दंगे करवा करके उनके कारोबार को लूटा गया, बर्बाद कर दिया गया, माशी हालात इनके खराब कर दिए गए। स्कूल खोलने की बात थी, पुलिस स्टेशन खोल दिया, शराब खाने खोल दिए। आप मुझे बताइए मेरा भाई, आप बैठिए, सबसे बड़े हिंदुस्तान के लीडर यहाँ तशरीफ फरमा है, अब उससे बड़ा कोई लीडर यहाँ आने वाला नहीं। आप बैठिए, आप यहाँ देखिए। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी ने अपने नए मैनिफेस्टो में वादा किया, हम घी देंगे। क्या देंगे? घी देंगे। और बीजेपी ने भी कहा कि हम भी घी देंगे। इसने कहा हम लैपटॉप देंगे, बीजेपी ने कहा हम भी लैपटॉप देंगे। इन्होंने कहा हम स्मार्टफोन देंगे, बीजेपी ने कहा हम भी स्मार्टफोन देंगे। मुझे तो लगता है इन लोगों का मैनिफेस्टो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में तैयार हुआ है। एक साथ इन लोगों का मैनिफेस्टो तैयार हुआ है। मेरे दोस्त, समझो, शिवपाल यादव की वो बात आपको याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं? आप बताइए, याद है कि नहीं? भूल गए आप? अब आपको ये समझने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी में और कितने लीडर हैं जो बीजेपी का लिबादा ओढ़े हुए, समाजवाद का लिबादा ओढ़े हुए बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारे दरमियान में
बिहार के सूबाई सदर और 3 बार के एमएलए जनाब साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूँ कि नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अज़हरुद्दीन ओवैसी साहब से पहले उनका खिताब हो और आप खामोशी से उनके खिताब को सुने। तो मैं दावत दूंगा जनाब अख्तरुल ईमान साहब को तशरीफ लाए और अपने खिताब से और